जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर में। तो चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स, जनरल फिजिक्स का चैप्टर 2 है हम लोग का, अदिश एवं सदिश कलन के सिद्धांत। तो इसके पहले वाले वीडियो में बाबू हमने आप लोगों को अदिश के बारे में बताया कि अदिश राशि किसे कहते हैं, और फिर सदिश राशि के बारे में हमने बताया रखा है। साथ ही साथ हमने आप लोगों को सदिशों का निरूपण भी बताया है बाबू कि सदिश राशियों को निरूपित किस तरह से करते हैं, कैसे जानेंगे कि ये सदिश राशि है, मतलब ऐसा वो कौन सा चिन्ह है जिससे हम सदिश राशियों को निरूपित करते हैं, वो चीज़ हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है बेटा। तो चलो बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सदिशों के कुछ प्रकार के बारे में, कौन कौन से हैं वो सदिश राशि है जिनके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए बाबू, बिना समय गवाए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सदिश राशियों के प्रकार। तो जैसे कि बाबू हम लोगों का पहला दे दिया है तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर्स। तो बेटा आप लोगों को इक्वल क्या दिया, हमने क्या बोला बाबू, इक्वल, EQUIAL। हमने एक शब्द बोला बाबू, EQAL होता है, EQUAL, इक्वल। तो बेटा आप लोग को इक्वल से आप लोगों ने इक्वल से एक चीज सुना होगा, जैसे बोलते हैं 2 = 2, या फिर बोलते हैं 2x + y = 4 बोलते हैं ना। या फिर बाबू कभी हम लोग बोलते हैं कि a + b = c। ये चीज हम लोग पढ़े। इक्वल का मतलब क्या बेटा, a + b = c, मतलब कि बराबर। इससे क्या प्रूफ होता है बेटा कि इक्वल हमको बराबर का चिन्ह दर्शाता है, बराबर बताया ना। तो तुल्य इसका मतलब बराबर, तुलना कर रहे हैं किसके साथ, बराबरी के साथ तुलना कर रहे हैं बेटा। तो हमारा तुल्य सदिश यह कहता है कि वैसे सदिशों, एक सदिश के बारे में तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, बहुत सारे। तो क्या कहेंगे बेटा कि वैसे सदिशों जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों बराबर होना चाहिए। परिमाण भी बराबर हो, मतलब अगर एक वेक्टर a दे दिया और एक वेक्टर b दे दिया, तो जितना वेक्टर का मान सदिश राशि a का होगा उतना ही वेक्टर का मान सदिश राशि b का भी होगा। मतलब जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण वेक्टर b का है, जितना परिमाण वेक्टर a का है उतना ही परिमाण वेक्टर b का है। तो इसका परिमाण बराबर हो गया। और बेटा अब बात आती है दिशा की। तो देखो, जब बाबू एक सदिश राशि ये हो जाती है और एक सदिश राशि ये हो जाती है, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो देखो तो जिस राशि मतलब दिशा इसका भी जिधर है उधर ही इसका भी दिशा है क्या बेटा, है ना। इस राशि की भी दिशा इधर है। इसका मतलब कि दिशा एक समान होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, और परिमाण भी, मतलब जितना परिमाण वेक्टर a का है, मतलब a राशि का है, उतना ही परिमाण सदिश राशि b का भी होना चाहिए। और उसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य सदिश। इसी सदिश को हम लोग तुल्य सदिश बोल रहे हैं बेटा, कि वैसे सदिशों जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य सदिश। तो ये तो बेटा आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने आप लोग को दे रखा है, जैसे देखिए सदिश राशि a की लंबाई, यहाँ पे आप लोग को एक तीर का चिन्ह से हम दर्शाया है, इसको वेक्टर बोलते हैं, और एक सदिश राशि b है, यहाँ पर आप लोग को दे रखा है बेटा। तो देखिए जितना लंबा ये है, देखिए बेटा यहाँ पर उतना ही लंबा ये भी है क्या, इसका मतलब दोनों का परिमाण भी बराबर है। और दूसरी बात देखो तो बाबू, जिस दिशा में ये है तीर का चिन्ह, उसी दिशा में ये है, मतलब कि दोनों का दिशा भी क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा तुल्य सदिश हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं बेटा विपरीत या ऋणात्मक सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश पे। तो ये हमारा क्या कह रहा है बेटा कि वैसे सदिशों जिसका परिमाण बराबर किंतु दिशा एक दूसरे के उल्टा हो। अब बात आती है बाबू की परिमाण बराबर और दिशा उल्टा, ये कैसे। तो देखो ये देखो, एक वेक्टर a, सदिश राशि a हमने ले रखा है बेटा, सदिश राशि a, और एक सदिश राशि b ले रखा है। तो देखो तो दोनों का परिमाण, दोनों की लंबाई देखो यहाँ पे बराबर है क्या बेटा। हमारा ये तीर के चिन्ह की लंबाई परिमाण को दर्शाती है। हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में सदिशों के निरूपण में यह बता रखा है बेटा कि तीर के चिन्ह की लंबाई हमारी सदिश राशि के परिमाण को दर्शाती है। जितना लंबा तीर का चिन्ह की लंबाई होगा, जितना ही बड़ा तीर के चिन्ह की लंबाई होगी, उतना ही ज्यादा उसका परिमाण होगा, उस राशि का परिमाण होगा, और जितना ही छोटा तीर चिन्ह की लंबाई होगी उतना ही कम उस राशि की परिमाण होगा।
तो देखो बाबू दोनों के तीर के चिन्ह की लंबाई एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि परिमाण क्या है बेटा, बराबर है। लेकिन देखो तो दिशा, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, मतलब एक दूसरे के उल्टा है। तो ये हमारा क्या हो गया, विपरीत या ऋणात्मक सदिश हो गया ना बेटा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा हम लोग का तीसरा है शून्य सदिश। अब ये शून्य सदिश क्या होता है, तो बोलेंगे कि वैसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो। अब परिमाण शून्य तो इसमें दिशा की क्या बात, जब परिमाण शून्य हो गया तो अब दिशा कहाँ से निश्चित करेंगे। मान लो कि ये परिमाण हमारा यही है, इसी को हम तीर के चिन्ह है ना परिमाण से सूचित करते हैं, तीर के चिन्ह की लंबाई। और जब इसी का मान शून्य हो गया तो दिशा कहाँ मिलेगा आपको, नहीं ना मिलेगा। जब इसी का मान शून्य हो गया तो दिशा कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ पे जब एक अंडा बैठेगा तो जब जिस राशि का परिमाण शून्य हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शून्य सदिश। इस शून्य सदिश को हम लोग वेक्टर शून्य से सूचित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है बेटा, देखिए वेक्टर शून्य से। अगर इसको निकालना होगा तो देखो बेटा, एक हम देखो वेक्टर ए एक सदिश राशि ले लेते हैं, ये हमारा एक वेक्टर ए सदिश राशि हो गया, और एक माइनस वेक्टर ए सदिश राशि ले लिए बेटा। दोनों को हम ऐड करते हैं, वेक्टर ए सदिश राशि को और ऐड करते हैं माइनस वेक्टर ए सदिश राशि को, तो दोनों एक दूसरे से कट के शून्य वेक्टर शून्य आ जाएगा क्या बेटा। तो यही हमारा हो गया सदिश राशि। देखो तो शून्य सदिश राशि, शून्य सदिश, यही ना है बेटा हमारा कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा शून्य सदिश। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। तो देखो बाबू हम लोग का 4 नंबर है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। देखो बाबू इसको हम लोग कहते हैं जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। हमने आप लोगों को बाबू सदिशों के निरूपण में एक चीज बताया था, थोड़ा सा आप लोग अपना गला जाती है और एकांक का उच्चारण कीजिए, एकांक। ऐसे बोलने से बेटा ऐसा लग रहेगा जैसे एक और अंक का उच्चारण हो रहा है, एक अलग और अंक का उच्चारण, मतलब एकांक शब्द जो बना है एक प्लस में अंक के मिलने से बना है। आप लोग को संधि करने आती होगी ना बेटा, इसका मतलब कि एकांक सदिश ये कह रहे हैं कि जिस सदिश का परिमाण 1 हो, क्या हो बेटा, जिस सदिश का परिमाण क्या हो हमारा 1 हो। जैसे देखो इसको हम लोग बाबू भी, और ये जो कैप है ना बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। हमने आप लोग को सदिशों के निरूपण में ये बता रखा है कि कैप को हम लोग एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एकांक बोलते हैं, एकांक सदिश है। तो भी कैप, तो देखो बाबू एकांक सदिश को हम लोग एक और तरीका से परिभाषित करते हैं, जब किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दिया जाए। जैसा कि हमारा एक सदिश है ये वेक्टर भी, ये हमारा एक सदिश है और उसका परिमाण भी है, और हम सदिश में भी से भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये एकांक सदिश। क्लियर बेटा। अगर हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर भी बाटा मोड वेक्टर भी, मोड वेक्टर भी हमारा परिमाण को दर्शा दिया और ये हमारा सदिश हो गया वेक्टर भी। जब हम वेक्टर भी में परिमाण मोड वेक्टर भी से भाग करते हैं तो हमारा एकांक सदिश क्या मिल जाता है, वेक्टर कैप। कैप मिलता है ना। तो देखो बाबू इस ये जो ऊपर कैप का ऐसे टोपी वाला जो चिन्ह है इसको हम लोग या तो भी कैप पढ़ सकते हैं, या फिर भी हैट कह सकते हैं, या फिर भी कैरेट से भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि एकांक सदिश को सूचित करने के लिए हमने 3 चिन्ह का यूज किया, भी कैप, भी हैट, भी कैरेट। ये बात आप लोगों को क्लियर बेटा, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखो बेटा हम लोगों को आपके बुक में 4 ही सदिश बता रखा है, और हमने आप लोगों को बताया था कितने सदिश बताने के लिए, 8, और 4 बताने के लिए बोला था ना। 4 ने हम आप लोगों को बता रखा और 4 बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 5 नंबर हमने आप लोगों को क्या बताया, समरैखिक सदिश। अब सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम ने सब लोगों को जानते हैं, और रैखिक मतलब रेखा, रैखिक मतलब रेखा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक सदिश, जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे समरैखिक सदिश कहते हैं। कहने का मतलब बाबू कि सम एक ही रेखा, हमने एक यहाँ पर रेखा बना रखा, ये हमारा एक रेखा है ना। रेखा किसे कहते हैं,
वैसा मतलब वैसा चीज मतलब वैसा भी ज्यामितीय आकृति, वैसे ज्यामितीय आकृति जिसकी न मापा जा सकता है और ना ही उसको मतलब डिफिनेट किया जा सकता है, उसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते, जितना मन उतना उसको बढ़ा सकते हैं, जिधर मन उधर। तो ये हमारा रेखा हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो। तो एक सदिश हम वेक्टर ए यहाँ पर स्थित हो गया, एक सदिश वेक्टर बी यहाँ पर स्थित हो गया, एक सदिश वेक्टर सी यहाँ पर स्थित हो गया, एक सदिश वेक्टर डी यहाँ पर स्थित हो गया, एक सदिश वेक्टर ई यहाँ पर स्थित हो गया, एक सदिश वेक्टर एफ यहाँ पर। तो देखो तो बेटा एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक सदिश स्थित है ना, एक ही रेखा पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 सदिश, जितना मन उतना हम सदिश को स्थित करा सकते हैं एक ही रेखा पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, समरैखिक सदिश। क्या होगा, समरैखिक सदिश। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर हम लोग क्या है बेटा, एक बिंदुगामी सदिश। अब एक बिंदुगामी सदिश मतलब क्या होता है, एक मतलब एक बिंदु, मतलब बिंदु सब लोग जानते हैं, और एक बिंदुगामी सदिश, सदिश के बारे में जानना है। अब देखो यहाँ पे जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु पे आकर मिलते हैं, कहने का मतलब बाबू कि दो या दो से अधिक सदिश, बहुत सारे सदिश आएंगे और एक ही मिड पॉइंट पे आकर मिलेंगे। आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन पढ़े होंगे फिजिक्स में, और उसमें आप लोगों ने अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ा होगा। तो अपसारी मतलब फैलना, अभी मतलब मिलना। तो बोले होंगे ना कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिलती है। तो यहाँ पर भी वही बात है बेटा कि जब दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, देखो एक यहाँ से सदिश लेकर आते हैं, एक यहाँ से सदिश, एक यहाँ से लेकर आते हैं, एक इधर से आई, सब एक ही मिड पॉइंट में मिल रही है क्या बेटा, एक ही बिंदु पर। देखो तो बाबू, चलो इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं। देखो एक इधर से सदिश लेकर आए, एक इधर से सदिश लेकर आए, एक इधर से सदिश लेकर आए, एक इधर से, और सारा का सारा सदिश राशि एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक बिंदुगामी सदिश। क्या हो जाएगा, एक बिंदुगामी सदिश होगा ना। हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में प्रकाश पुंज में अभिसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ा था कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा सदिश जिसमें सभी सदिशें आकर एक ही बिंदु पर मिलती है उसे एक बिंदुगामी सदिश कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अगला हम लोग का है स्थिति सदिश। तो देखो बेटा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिस सदिश का उपयोग करते हैं उसे स्थिति सदिश कहते हैं। ये तो कंफ्यूजन है बेटा, मूल बिंदु के सापेक्ष कह दिए, ये क्या होता है? तो देखो हम एक आप लोगों को चतुर्थांश बनाते हैं, यहाँ पर बना दिए। ये हमारा क्या होगा बेटा, एक्स अक्ष। तो चतुर्थांश तो हम लोग का ये भी है बेटा, देखो तो चतुर्थांश किसे कहते हैं? सपोज दैट बेटा एक हमारा यहाँ पे वृत्त बना दिया मैंने, तो वृत्त का यहाँ से केंद्र हो गया, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, और एक वृत्त में अनेकों जीवाएं खींची जा सकती है। तो वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं ना बेटा? तो जब दो जीवाएं केंद्र से होकर गुजरती है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं वृत्त में गुजरे, तो ये चार भागों में वृत्त को बांट दे क्या बेटा, 1 2 3 4 बांट दी ना वृत्त को चार भागों में। अगर हम इसका एक भाग ले लेते हैं तो इसको देखो चार भागों में बांटते तो चतुर्थांश हो गया। तो इसका एक भाग बेटा, ये एक भाग हम लोग का, ये एक भाग, ठीक है, बाकी सबको मिटा दो। इसको 1/4 ऐसे कर सकते हैं ना, तो एगो का मतलब चौथा का एगो भाग हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एगो भाग ले लिए तो ये हमारा बेटा एक्स अक्ष हो गया,
और ये क्या हो गया बेटा हम लोग का वाई अक्ष हुआ ना। तो ये हमारा मूल बिंदु था ना बेटा, मिड पॉइंट, केंद्र, सेंटर यही था ना। तो कह रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पे कोई बिंदु ले रहे हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की, यही ना बिंदु है, इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये हम थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं एक अक्ष को, इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए जिस सदिश का उपयोग करते हैं उसे हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। और इसको मतलब अगर इस बिंदु को स्थिति को दर्शाया गया है तो वेक्टर आर से दर्शाया गया। ये हमारा एक मूल बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु हुआ बेटा, अन्य बिंदु, और इसको स्थिति वेक्टर आर है। और इसको दर्शाने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया वो हमारा क्या हो गया, स्थिति सदिश। देखो ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस सदिश का उपयोग करते हैं, तो किसी अन्य बिंदु, इसके मूल बिंदु के सापेक्ष एक दूसरा बिंदु नहीं, इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए जिस सदिश का, तो इसी वेक्टर आर सदिश को उपयोग किए, तो ये हम लोग का क्या हो गया, स्थिति सदिश। कब, जब बाबू हमारा, जब आकृति मतलब हमारा चतुर्थांश द्विविमीय हो, द्विबिंब हो, आकृति द्विबिंब हो, क्या हो बेटा, द्विबिंब आकृति। तो ये हमारा एक्स और वाई द्विबिंब है ना, तो यहाँ पर हम लोग का स्थिति सदिश आर, आर हुआ वेक्टर आर। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसे वेक्टर आर द्वारा सूचित किया जाता है। किससे द्वारा सूचित किया जाता है बेटा, वेक्टर आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो बेटा थोड़ा सा इसका नियामक निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका नियामक निकाले। चलो हम यहाँ पे देखो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे द्विबिंब हम आकृति बनाते हैं, चतुर्थांश, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारा क्या होगा बेटा, मूल बिंदु। मूल बिंदु हुआ ना, स्थिति सदिश का नियामक निकाल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। मूल बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु ले लेते हैं, दूसरा, इसको किससे हम सूचित करते हैं, वेक्टर आर से। ले लिया ना बिंदु बेटा। तो देखो जब द्विबिंब हो, क्या हो बेटा, जब द्विबिंब नियामक हो, जब द्विबिंब नियामक हो तो क्या होगा बेटा, हो तो एक्स और वाई में स्थिति सदिश बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू। देखो एक्स और वाई में स्थिति सदिश पूछ रहा है ना बेटा हम लोग का, एक्स और वाई में, तो स्थिति सदिश को किससे सूचित करते हैं, वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर बराबर में एक्स, ये इस वेक्टर आर बराबर में हम लोग का हो जाएगा बेटा एक्स आई, और कैप से सूचित करते हैं तो कैप, अब प्लस में वाई जे, इसका ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, कैप। तो अब बेटा आई और जे क्या है, तो आई और जे हम लोग का परिमाण होगा। क्या होगा बेटा, हम लोग का परिमाण होगा। तो ये बेटा क्लियर। अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा बताते हैं हम आप लोग को, क्या बताते हैं बेटा, दूसरा, अगर हमारा त्रिबिंब में दे दिया, क्या बेटा, त्रिविमीय आकृति अगर हमारा त्रिविमीय दे दिया तो इसमें स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। ये तो एक्स और वाई और एक इधर से नियामक जेड दे दिया, ये तो बेटा हमारा मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु है ना बाबू। चलो हमारा ये तो वेक्टर आर स्थिति सदिश को दर्शा रहा है। अगर त्रिबिंब दे दिया, त्रिबिंब आकृति दे दिया, नियामक दे दिया हमारा त्रिबिंब नियामक एक्स वाई और जेड, तब स्थिति सदिश हम लोग का क्या हो जाएगा बेटा, स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा बेटा हम लोग का। देखो ये तो बेटा हम लोग का वेक्टर आर है ना, तो वेक्टर आर जस के तस रखेंगे, और देखो एक्स आई परिमाण हुआ हमारा, इसके ऊपर कैप एकांक सदिश, और प्लस में वाई, इसको परिमाण जे से सूचित करते हैं, और इसका एकांक सदिश ये, और कॉमा में जेड, और इसका परिमाण क्या हो गया, के हो जाएगा, एकांक सदिश इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा नियामक, निकल गया ना बेटा। अगर इसके लिए एक बार हम लोग का देखो सिद्ध करने के लिए, देखो पहला ये तो हम लोग का हुआ, अगर इसमें देखो पहला हम लोग का नियामक वेक्टर आर बराबर स्थिति सदिश के लिए क्या लिखे थे बेटा, एक्स आई ऊपर तीर का चिन्ह और प्लस में वाई जे नियम मतलब परिमाण आई पर तीर का चिन्ह, वेक्टर ये होगा ना बेटा।
तो इसका नियामक पूछ दे बेटा कि मोड के अंदर वेक्टर आर बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मोड के अंदर पहला नियामक के लिए वेक्टर आर बराबर क्या होता है बाबू, रूट अंडर। मोड के अंदर वेक्टर आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द्विबिंब के लिए हम लोग का नियामक ये हुआ। और त्रिबिंब के लिए पूछ देना बेटा, त्रिबिंब के लिए तो देखो दूसरा त्रिबिंब के लिए तो मोड के अंदर वेक्टर आर, ये तो हमारा होगा, इसको मोड बोलते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अब प्लस में कर देंगे जेड स्क्वायर, क्योंकि त्रिबिंब हमारा यही रहा है आकृति। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो त्रिबिंब के लिए हमारा नियामक ये निकल कर आ जाएगा। और द्विबिंब के लिए मोड के अंदर वेक्टर आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब लास्ट हम लोग का है समतलीय सदिश। तो कह रहे हैं बेटा दो या अधिक वैसे सदिश जो समान तल में स्थित हो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। इसको भी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये थोड़ा त्रिबिंब को हम हटाते हैं, द्विबिंब आकृति हमारा नियामक निकालने के लिए हो गया। तो देखो हम समतलीय सदिश या स्थिति सदिश दोनों एक तरह से एक ही है बेटा। समतलीय सदिश या स्थिति सदिश, जैसे देखो ये हमारा नियामक है ना, ये हमारा चतुर्थांश हुआ एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो कह रहे दो या अधिक सदिश एक ही तल में, ये एक तल है, अगर इसी में एक और सदिश स्थित हो जाए, इसी तल में एक और सदिश स्थित हो जाए, इसी तल में, तो एक ही तल में स्थित है ना समान तल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतलीय सदिश हो जाएगा। ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी यहाँ पे हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। मतलब दो या जितना सदिश एक ही तल में स्थित हो समान तल में, तो ये हमारा का क्या हो गया बेटा, समतलीय सदिश। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।